अस्सलामुअलैकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर है वी आर स्टडिंग सेल फ्रॉम आवर अर्ली क्लासेस एंड नाउ दैट इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी वी मस्ट स्टडी सेल इन डिटेल. For this study we must know about the techniques of its studies because it is a microscopic structure. The isolation, magnification and other basic needs should understand clearly about this study. हमें जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है, सेल को। तो सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। फॉर दिस स्टडी वी मस्ट नो अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इट्स स्टडी। इसके अंदर हमें टेक्निक्स को पढ़ना पड़ेगा माइक्रोस्कोप की। तो हम जैसे जानते हैं कि हम अपनी अर्ली क्लासेस से पढ़ रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर एंड सेल की स्टडी को हम अपनी अर्ली क्लासेस से पढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, बट दिस वाज द ऑल थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकली हम इसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से हम सेल को आइसोलेट करते हैं, फिर मैग्नीफाई करते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, वो पढ़ेंगे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आए हम देखते हैं सब किस तरीके से हमारे पास पॉसिबल है। आपके पास है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी टू स्टडी सेल, इट्स ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शंस। फॉलोइंग प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिर हमारे पास डिफरेंशियल स्टैनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्या है, टेक्निक्स हैं सेल को आइसोलेट करने की। हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन आई है सबसे पहले। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। हम सबसे पहले सेल को आइसोलेट कर लेते हैं उसके टिश्यू से। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, होमोजेनाइजेशन, सेडिमेंटेशन. सेल फ्रैक्शनेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, होमोजेनाइजेशन। तो ये बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन है वेरियस प्रोसीजर्स का, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हमें होमोजेनाइज करना पड़ता है टिश्यूज़ को, जिसका हमें सेल की स्टडी को जिसमें से हमें सेल को आइसोलेट करना होता है, उससे हमें सेपरेट करना होता है सेल को, उससे हमें होमोजेनाइजेशन पढ़नी है। फिर उसकी सेडिमेंटेशन हम देख लेते हैं कि होमोजेनाइजेशन और सेडिमेंटेशन क्या है। होमोजेनाइजेशन है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ब्रेक्स इन एन आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम विथ प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन। ये फर्स्ट स्टेप है सेल फ्रैक्शनेशन का, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ब्रेक्स इन एन आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम विथ प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन। इसके अंदर पीएच भी मेंटेन करती है। दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर, मोटार एंड पिस्टल। हमें होमोजेनाइजर और मोटार और पिस्टल क्या होता है, हमें वो उसको भी देखना पड़ेगा। फॉर प्लांट सेल्स एन एंजाइम पैक्टिनेस इज आल्सो यूज्ड इन मीडियम टू सेपरेट सेल्स बाय डाइजेस्टिंग मिडिल लेमिला। तो हमारे पास इसके अंदर हमें सेल को लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ब्रेक्स इन एन आइस कोल्ड मीडियम। हमारे पास एक टिश्यू लिया जाता है, उसके अंदर से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है सूटेबल आइस कोल्ड मीडियम में विद प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन। वो किस तरीके से किया जाता है हम उसमें भी देख लेंगे। हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास देखें ये है, हम सबसे पहले सेल्स को सिमिलर टाइप, हमारे पास ये होमोजेनाइजर है, ये मोटार एंड पिस्टल है। ये हमारे पास मोटार एंड पिस्टल है। हमारे पास फिर
ये होमोजेनाइजर है। होमोजेनाइजर जो होता है वो ग्लास ट्यूब और प्लंजर होता है। एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर एक प्लंजर होता है जिसकी मदद से हम सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उस टिश्यू का पेस्ट बनाते हैं। या हम होमोजेनाइजेशन के लिए ये इट्स अप टू अस कि हम किस चीज़ को इस्तेमाल करें, या होमोजेनाइजर को यूज़ कर लें या हम मोटार और पिस्टल को इस्तेमाल कर लें सेल को आइसोलेट करने के लिए। तो फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है, पहले हम सेल को होमोजेनाइजर से आइसोलेट करते हैं, फिर पहले हम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ब्रेक डाउन करते हैं मोटार और पिस्टल से या होमोजेनाइजर से, इस टाइप के। फिर हम लेते हैं यहाँ पर उसका टिश्यू सैंपल लेते हैं, बफर सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करते हैं टू मेंटेन द विथ, हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम सेल को आइसोलेट करते हैं विथ प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन। हम बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर पीएच मेंटेन रहे। अगर हम बफर सॉल्यूशन ऐड नहीं करेंगे तो क्या करेगा होगा, इनफ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा इनसाइड द सेल। इसकी वजह से हमारा सारा जो सेल है, टिश्यूज़ है, वो बर्स्ट हो जाए, जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज है वो सारे बर्स्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पीएच को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर आयोनिक कंपोजिशन रखने के लिए बफर सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है। फिर टिश्यू सैंपल हम लोग लेते हैं, फिर यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है, ये प्लंजर है, इसकी मदद से हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं टिश्यूज़ का। फिर यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जब इसका पेस्ट बन गया पूरा, हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया सेल का, फिर इसको आइस को लिए, क्या है सारी आइस है, आइस के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को रखकर आइस कोल्ड मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठंडा मीडियम, ताकि ये बिल्कुल होमोजिनेट बन जाए। ब्रेक हुए हुए सेल्स का पूरा एक होमोजिनेट बन जाए, इसलिए हम इसको आइस कोल्ड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। आइदर हम टेस्ट ट्यूब को रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं, फ्रिज में भी रख देते हैं, लेकिन एक ये तरीका भी है कि हम एक बीकर लेके उसके अंदर आइस कोल्ड मीडियम टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से प्रोवाइड कर दें। तो फिर हम इस तरीके से देख लेते हैं कि हमने क्या करा। पहले it is the first step of cell fractionation where large number of similar type of cells breaks in an ice cold suitable medium। हमें आइस कोल्ड मीडियम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, विथ प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कंपोजिशन। एक बफर सॉल्यूशन डाल के पीएच को मेंटेन किया जाता है। दिस सेल्स आर प्लेस्ड होमोजेनाइजर और मोटार एंड पिस्टल, या हम होमोजेनाइजर इस्तेमाल करें या मोटार एंड पिस्टल। फॉर प्लांट सेल एंड एंजाइम पैक्टिनेस इज आल्सो यूज्ड इन मीडियम टू सेपरेट सेल्स बाय डाइजेस्टिंग मिडिल लेमिला। हम लोग अगर प्लांट सेल इस्तेमाल हो रहे होंगे तो हमें एक एंजाइम अलग से डालना ऐड करना है, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो हम सिंपल इसी प्रोसीजर से उसको अलग कर देते हैं। अब आप दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं हम सेल फ्रैक्शनेशन के। इसके अंदर है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन सेल ऑर्गेनेलीज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हम सेल ऑर्गेनेलीज को सेटिंग डाउन करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज को ऑन दी। अब हम पहले हमने सेल को आइसोलेट किया था, अब हम सेल ऑर्गेनेलीज को आइसोलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। Smaller the particle organelles or molecules, the higher will be the gravitational force required for the separation। जितना हमारे पास छोटा ऑर्गेनेलीज होगा उतने ही हमें ये कह रहे हैं स्मॉलर द पार्टिकल ऑर्गेनेली और मॉलिक्यूल। जितना छोटा मॉलिक्यूल है और ऑर्गेनेली है सेल की, द हायर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। जितना उसके लिए इतनी ज़्यादा हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स रिक्वायर करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास हमने टिश्यू सेल्स ले लिया, वही जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी होमोजिनेट की, सेल होमोजिनेट की टिश्यू सेल्स की ले ली, होमोजिनेट इसके अंदर हमने प्रिपेयर कर लिया था। ये हमसे कह रहे हैं कि जितना स्मॉलर मॉलिक्यूल है, जैसे पिल्लेट रिच इन राइबोसोम्स बहुत स्मॉलर पार्टिकल है, इसके अंदर इतनी ग्रेविटेशनल कितनी फील्ड है,
1,50,000 अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड 3 आवर्स के लिए हमने दी है। टाइम भी ज़्यादा लगा है और ग्रेविटेशनल फील्ड देखें कितनी है, जबकि शुरू में देखें 800 थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियाई था। न्यूक्लियाई एक हेवी पार्टिकल है, सेल ऑर्गेनेली है, हेवी सेल ऑर्गेनेली है, इसलिए इसके अंदर कम हमारे पास ये दरकार हुई और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड रिक्वायर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लाइटर है, इसका हल्का है, स्मॉलर पार्टिकल है, लाइटर है, तो इसके लिए ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड रिक्वायर हुई। अब आप देखें जिस तरीके से हमारे पास लाइटर और स्मॉलर सेल ऑर्गेनेलीज होता जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती चली जाएगी सेल सेंट्रीफ्यूगेशन में। हमारे आगे देखेंगे क्या है, इट रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमें देनी है इसके अंदर, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है इसका। इट्स रोटेशन कैन बी अप टू 60,000 साइकिल पर मिनट। हमारे पास ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की एक मशीन इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगेशन इंस्ट्रूमेंट है, ये 60,000 साइकिल्स पर मिनट, एक मिनट में 60,000 मरतबा ये अपना चक्कर कंप्लीट करता है। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास सेल पार्टिकल्स अलग होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, आइसोलेशन सेपरेट करने के लिए। एंड कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, हमारे पास होमोजिनाइजेशन में एक बड़ा सेल सेपरेट हो रहा था, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज हो रही हैं। It is a very common method in cell biology where separation is based on sedimentation rate. हमारे पास ये बहुत कॉमन मेथड है सेल बायोलॉजी में, where separation, यहाँ सेडिमेंटेशन रेट होता है, कितनी देर में कितना पार्टिकल नीचे आके बैठ जाता है। It is step wise process by increasing in the centrifugation speed. हमारे पास ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है by increasing in the सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड। तो हम ये देख लेते हैं आगे किस तरीके से होगा। इन द बिगिनिंग लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेपरेट द हेवियर एंड बिगर ऑर्गेनेलीज फ्रॉम सैंपल एंड देन द ग्रेजुअली द स्पीड एंड साइज ऑफ रोटेटर इंक्रीजेस स्टेप वाइज अंटिल द टारगेट अचीव। हमारे पास शुरू के अंदर कम स्पीड होती है, देखें 800 ग्रेविटेशनल फील्ड है 10 मिनट्स के लिए, कम टाइम कम स्पीड, क्योंकि हेवियर पार्टिकल है उसको अलग करने के लिए हमने कम स्पीड दी। यहाँ पर देखें तो नीचे आ गए, सेडिमेंट में आगे बैठ गया ना, इसका सेडिमेंट बन गया, सेडिमेंटेशन इसको कह रहे हैं। तो ये जो हमें पार्टिकल दरकार है वो मिल गया। हमने सबसे पहले कौन सा पार्टिकल अलग किया है, हेवियर पार्टिकल किया, विच इज़ द न्यूक्लियाई प्लेट रिच इन न्यूक्लियाई सेलुलर डेब्री। यहाँ पर न्यूक्लियाई अलग हो गया। फिर ये जो हमारे पास सुपरनेटेंट हमारे पास ये रह गया है ना, इसे हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पावर करना है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने पावर किया तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 20,000 ग्रेविटेशनल फील्ड दी, ग्रेविटेशनल फोर्स दी 15 मिनट्स के लिए। अब देखें ग्रेविटेशनल फील्ड भी इंक्रीज हो रही है और टाइम भी हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमारे पास एक छोटा पार्टिकल मिल रहा है, ये जो सेडिमेंट में जमा होगा पार्टिकल, ये क्या है, पिलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो सुपरनेटेंट बचा है ये हम एक अलग फ्रेश टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेंगे। इसको हम कितने देर तक साइकिल सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन देंगे 1 लाख ग्रेविटेशनल फील्ड 60 मिनट के लिए, पूरा 1 घंटा दरकार हुआ इसको। 1 घंटे के अंदर हमारे पास क्या अलग हो गया, माइक्रोसोम। माइक्रोसोम हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को क्या कहते हैं, माइक्रोसोम। तो हमारे पास ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
हम इसको माइक्रोसोम यहाँ पर कहा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये। अब हमें इससे भी छोटी सेलुलर डेब्री निकालनी है। हम उसके लिए 1,50,000 ग्रेविटेशनल फील्ड्स देंगे 3 आवर्स के लिए। तो हमारे पास पिलेट रिच इन राइबोसोम्स। हमारे पास जो सेडिमेंट में आया है ये कौन सा आ गया, राइबोसोम आ गया है, सबसे बहुत छोटा पार्टिकल है ये। और ये जो आप फर्दर अगर हमें कुछ करना होगा तो सुपरनेटेन को हम दोबारा किसी फ्रेश ट्यूब के अंदर पावर करेंगे एंड देन उसको फिर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे में हम लोग उसको रखेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। आगे हम देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल organelles and components. It is very common method in cell biology where separation is based on sedimentation rate. It is a step-wise process by increasing the centrifugation speed. ये वही कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड को बढ़ा के होता है। इन द बिगनिंग लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज टू सेपरेट द हेवियर एंड बिगर ऑर्गेनेली from sample and then gradually the speed and size of rotator increases stepwise and target achieved. At low speed, large particles like cell nuclei settle down as sediment. Smaller particles are still in the supernatant fluid which can be poured into a fresh tube and subjected to centrifugation at higher speed until the smaller particles have been separated out. The various cell fractions are now available for cytological and biochemical analysis. हमारे पास ये जो हैं हमने मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर से मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज अलग कर लिए। सेल न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अब हम इन्हें एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गई सेल ऑर्गेनेलीज की आइसोलेशन। अब दूसरा हम देख लेते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर है इन सेल और टिश्यू सम स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर सम डाइज आर यूज्ड व्हिच आर एब्जॉर्ब डिफरेंशियली ड्यू टू देयर केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs वी यूज डिफरेंट डाइज। WBCs क्या है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ सेल स्ट्रक्चर होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर हर चीज़ ग्रीन है, हर चीज़ का एक जैसा कलर है। तो उसके अंदर और हम ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को उनको अलग करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें उसको डाइस करना पड़ता है, कलरफुल बनाना पड़ता है। तो किस तरीके से वो हम करते हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं, उसको स्टेन करते हैं, कलर देते हैं। ड्यू टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC वी यूज डिफरेंट डाइज। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग। ये टेक्निक हमारे पास स्टेनिंग कहलाती है। डिफरेंशियल स्टेनिंग मतलब अलग अलग कलर दिए गए हैं, उसको डिफरेंट कलर दिए गए हैं। तो एंड द प्रोसेस वी आर डिफरेंट डाइज आर यूज्ड एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। हमारे पास जो यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC वी यूज डिफरेंट डाइज। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग एंड द प्रोसेस वी आर डिफरेंट डाइज। हमारे पास डिफरेंट डाइज देखें इस कलर में किए गए हैं, लेकिन तो ये बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये WBCs नहीं है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेनिंग एंड द प्रोसेस वी आर डिफरेंट डाइज आर यूज्ड एट सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। यहाँ पर डिफरेंट डाइज इस्तेमाल करे जाना है तो डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे। सिर्फ हम उसको डाइज दे रहे हैं तो उसको कहेंगे स्टेनिंग, लेकिन हम डिफरेंट डाइज यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफरेंशियल स्टेनिंग। जैसे आप देखें कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अब हम इनको किस तरीके से हम लोगों ने इनको अलग करा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, दोनों एक टाइप का पेयर होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करते हैं दोनों एक जैसा पेयर होते हैं। तो हमने इनको किस तरीके से स्टडी किया, हम लोगों को तो पहले स्टैंड करना पड़ेगा, इसको कलरफुल बनानी पड़ती है स्लाइड को, फिर इसको स्टैंड करते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डाइज यूज़ करते हैं।
हमने सबसे पहले सेफ्रोनिन इस्तेमाल किया। सेफ्रोनिन जो था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको अपने अंदर रिटेन रखता है। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं। बेक वक्त हम 2 या 3 डिफरेंट डाई यूज़ करते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायलेट को नहीं अपने अंदर रिटेन करता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ सेफ्रोनिन को ले लेता है। उसके बाद जब हम सबसे पहले और ये पिंक अपेयर होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट को। सबसे पहले जो स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, वो हम क्रिस्टल वायलेट डाई इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल वायलेट डाई को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करते हैं। फिर अल्कोहल से जब स्लाइड को वॉश किया जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसको वॉश आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत थिन सेल मेम्ब्रेन होती है, थिन सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी। अब वो किस वजह से, ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। इनके अंदर देखिए आप पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कितनी ज़्यादा थिक है। तो ये जो लेयर जो होती है इसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट डाई रिटेन रहता है और ये पेयर होते हैं पर्पल, जबकि इनके अंदर से ये बह जाता है क्योंकि इनके अंदर ये लेयर बहुत थिन है। तो इस वजह से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इनके स्ट्रक्चर की वजह से कुछ डाई जो होते हैं वो ये रिटेन रखता है और कुछ डाई जो होता है ये रिटेन रखता है, ये उसको वॉश आउट कर देता है। इसकी वजह से हमें इनका डिफरेंस पता चलता है और हम लोग डिफरेंशियल स्टैनिंग में इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एट द एंड पर्पल अपेयर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक अपेयर होता है। अब आगे चलते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन में क्या है, माइक्रो डाइसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो डाइसेक्शन वो टेक्निक है जिसके अंदर हम माइक्रो माने स्मॉल, डाइसेक्शन माने कट ऑफ, कटिंग करते हैं। हम स्पेसिफिक सेल की उसको अलग करते हैं, जैसे कि हम क्रोमोसोम को अलग कर देंगे सेल से। इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू फाइंड आउट द रोल ऑफ embryonic cells in development, role of different chemical on cell development and treatment of different diseases। अब आप देखें हम लोग डिफरेंट डिजीजेज में, जैसे कि कैंसर में, ट्यूमर में, हम लोगों को क्रोमोसोम चाहिए होता है। माइक्रो डाइसेक्शन में डिफरेंट काइंड की होती है, लेजर माइक्रो डाइसेक्शन एंड क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन, नीडल के थ्रू भी होती है एक माइक्रो डाइसेक्शन, जिससे हमें नीडल के जरिए सेल स्ट्रक्चर को अलग किया जाता है। और उसके अलावा लेज़र, इसकी 3 डिफरेंट काइंड है। तो हम देख लेते हैं कि कौन, यहाँ पर इतनी डिटेल के अंदर नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल और सेल डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड ड्यूरिंग स्टडीज़। यहाँ पर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल के स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट किया जाता है, उसको एक सेल को सेलुलर लेवल पे कटिंग किया जाता है और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। जब भी इसको कटिंग करने की वजह से बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने की वजह से, जैसे क्रोमोसोम्स को, न्यूक्लियस को, और तो इसको माइक्रो डाइसेक्शंस कहा जा रहा है। यहाँ पर 4th है टिश्यू कल्चर। It is a technique of cloning where cell or tissues or an organ grow on artificial medium in a test tube or petri dish. It was first started from plant cell because plant cells are totally potential. Plant cell का हर एक सेल पूरे प्लांट के अंदर ग्रो होने की सलाहियत रखता है, जब इसको टोटीपोटेंट कह रहे हैं आपके पास। एक इंडिविजुअल सेल्स को अगर हम प्लांट सेल को रख दें एक कहीं से भी काट के, लीफ में से, रूट में से, स्टेम में से, वो टोटीपोटेंट होता है। एक सेल भी पूरे पौधे के अंदर ग्रो होने की सलाहियत रखता है। जब भी
सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल किया गया, प्लांट सेल को इस्तेमाल किया गया। तो ईच सेल हैज़ कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो इन अ प्लांट। इसके अंदर हर सेल के अंदर सलाहियत होती है, जेनेटिक पोटेंशियल होती है टू कम्प्लीटली ग्रो। इन 1958 FC स्टीवर्ट ग्रो अ कंप्लीट कैरेट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम ऑन अ मीडियम कंटेनिंग शुगर, मिनरल एंड विटामिन। हमारे पास ये साइंटिस्ट हैं FC स्टीवर्ट, जिन्होंने 1958 में कैरेट प्लांट को फ्लोएम के पीस से शुगर, मिनरल और विटामिन के मीडियम के अंदर रखकर एक कंप्लीट कैरेट प्लांट के अंदर ग्रो किया। विद दिस ही आल्सो एडिड कोकोनट मिल्क कंटेनिंग प्लांट हार्मोन। These cells began dividing. They produce a callus, an undifferentiated group of cells. That callus differentiated later into shoot and root and develop into a new plant. Nowadays, this technique is also used to grow some tissues for transplantation to find abnormality in cells like cancer cells. तो हमारे पास ये अब एनिमल सेल्स के लिए भी ये टेक्निक यूज़ की जा रही है। इस तरीके से हमारे पास एक इंडिविजुअल सेल्स को ले लिया जाता है और कंप्लीटली प्लांट्स के अंदर उसको ग्रो किया जाता है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ये मेथड। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ गया। शुरू ये प्लांट से किया गया था। फिफ्थ है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा माने कलर, ग्राफिक माने लाइंस और पिक्चर। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज आल्सो डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर साइज। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ट्रेवल थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट स्पीड। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी is a simple and mostly used in analytical chemistry. In this method there are 2 phases. One is stationary phase and other is mobile phase. The cellulose sheet filter paper work as stationary phase, while sample mixture within a solvent work as mobile phase. हमारे पास ये जो है सेलुलोज शीट फिल्टर पेपर, ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है। फिल्टर पेपर सेलुलोज ये फिल्टर पेपर है, वर्क एज स्टेशनरी फेस। वाइल सैंपल मिक्सचर विद इन अ सॉल्वेंट, यहाँ पर जो पास करें यहाँ इंक स्पॉट है, ये सैंपल मिक्सचर है, ये सॉल्वेंट के अंदर ये एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेस। तो द कंपोनेंट ऑफ सैंपल मिक्सचर स्टार्ट सेपरेटिंग ऑन पेपर अकॉर्डिंग टू दियर रेट ऑफ मूवमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल कितने रेट पर मूव करता है, कितना मोबाइल है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ द वाटमैन फिल्टर पेपर विद द स्टेशनरी फेज। यहाँ पर देखें सेल्यूलोज शीट और फिल्टर पेपर, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेस है। यहाँ पर लिखा है स्टेशनरी फेस है ये। और ये क्या है, ये मोबाइल फेस सॉल्वेंट में। जब ये सॉल्वेंट में चला गया तो ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल फेस है। अब ये मूवमेंट करेगा। जबकि ये अगर फिल्टर पेपर सिर्फ ये अकेला है तो ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है। ये इन द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जो है इसके अंदर सैंपल मिक्सचर एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेस। तो हमारे पास ये 2 फेसेस है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस नंबर 6 पे क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारे पास ये टेक्निक है जिसके अंदर ये अपैरेटस इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल्स को अलग करता है। इट इज़ मेनली यूज टू सेपरेट DNA, RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसकी मदद से हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल जो DNA, RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट किए जाते हैं।
This technique is familiar with the name of gel electrophoresis because the charged molecule of different size move through a gel made up of a compound acrylamide. यहाँ पर देखें, यहाँ एगारोस जेल है, ये जेल प्लेट है. जब भी इसको जेल के अंदर से मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं, जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट. यहाँ पर पावर सप्लाई है, यहाँ से जब हम लोग इसके अंदर से करंट पास करते हैं तो उसकी मदद से जेल के अंदर से चार्ज पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ हमें मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं. द जेल कंसिस्ट ऑफ अ परमिएबल मैट्रिक्स लाइक सीव थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास अक्रॉस इट. यहाँ पर ये सीव के जैसा सीव के जैसा जेल है, इसके अंदर से पाथवे है समझे पास होने का. तो द जेल इज छन्नी के जैसे इसकी अपीयरेंस होती है. द जेल इज सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. यहाँ पर इसके अंदर एसिस को नहीं किया जाता, इसके अंदर यहाँ पर देखें वेल है इसके अंदर. यहाँ पर एक बफर सॉल्यूशन भी दिया गया है. बफर सॉल्यूशन के अंदर इस जेल को सस्पेंड किया जाता है और फिर सैंपल को लोड किया जाता है ताकि इसकी पीएच मेंटेन रहे. वरना ये जेल के साथ जो हैं ये सैंपल चार्ज पार्टिकल्स कोई ना कोई केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस इसके अंदर हो सकता है. तो इनकी आयोनिक कंपोजिशन को भी मेंटेन रखने के लिए, पीएच को मेंटेन रखने के लिए यहाँ बफर सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है ताकि सैंपल और जेल के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट रखा जा सके. तो द जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स के अंदर दरमियान सस्पेंड किया जाता है. एट वन एंड द जेल हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. यहाँ एनोड की तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज, एंड अदर एंड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड. यहाँ पर बेसिकली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अलग किया जाता है. तो जब भी सैंपल मिक्सचर जो है, जो सैंपल के जो वॉल हैं, यहाँ पर जो सैंपल के जो वॉल हैं वो लोड किए जाते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल मोस्टली नेगेटिव होते हैं तो वो कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ उन्हें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है. जब भी सैंपल के जो वॉल हैं, जो सैंपल है वो लोड किया जाता है कैथोड की तरफ, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे. पॉजिटिव जेल हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज, एंड अदर एंड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज. द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन. यहाँ पर मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज माइग्रेशन कहलाती है. A molecule of negative charge will migrate toward positive. जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो ज़ाहिर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर क्विकली थ्रू द पोर्स ऑफ जेल. यहाँ पर पोर्स होते हैं, सीव के जैसी यहाँ पर जेल है तो उसके अंदर पोर्स होते हैं. एंड ट्रेवल फास्टर देन लार्जर मॉलिक्यूल. तो पोर्स के अंदर से नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो स्मॉलर होते हैं, लाइटर होते हैं वेट के अंदर, वो जल्दी मूव करते हैं. As a result, different molecules are separated. तो यहाँ पर different molecules separate हो जाते हैं. तो यहाँ पर आपके पास सेमिन है spectrophotometry. Each compound absorbs visible light of a certain range and wavelength. We can recognize the compound from this range of absorption spectrum. This method of measuring light absorption by a particular substance is called स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हमारे पास लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है और हर कंपाउंड डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करता है और उसको इमिट करता है. तो यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लाइट की वेवलेंथ के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड को स्टडी करते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ लाइट बीम. इसके अंदर लाइट बीम होता है विच पासेस थ्रू द सैंपल वेयर ईच कंपाउंड ऑफ सैंपल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ. एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है और उसी के जरिए उसका कलर अपेयर होता है. दिस इमिटेड और एब्जॉर्ब वेव
पहले एब्जॉर्ब की जाती है, फिर इमिट की जाती है। वेव लेंथ इज मेजर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो उसके अंदर से लाइट पास हो जाए, पहले एक कंपाउंड को, एक सॉल्यूशन को लिया जाता है, उसको इसके अंदर रखा जाता है, फिर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट उसके अंदर से पास की जाती हैं। जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, समझे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट, फर्स्ट करें कि 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब हो गई, तो समझे वो क्लोरोफिल है। अगर उसके अंदर से इमिट नहीं हुई, अगर उसके अंदर से इमिट हो गई, तो वो क्लोरोफिल नहीं है, कैरोटीन है या और मुख्तलिफ कंपाउंड है। तो डिफरेंट वेवलेंथ होती है डिफरेंट कंपाउंड्स की, जेंथोफिल, कैरोटीन और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके हिसाब से उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जो कंपाउंड जिस वेवलेंथ की लाइट को हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है, हम उसको स्टैंडर्ड एक वेवलेंथ होती है, उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्टली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए मालूम किया जाता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रम से डिफरेंट लाइट को फोटोमीटर, मतलब लाइट से उसको मेजर किया जाता है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम की लाइट से। एक है हमारे पास माइक्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल एंड इट्स organelles properly. More powerful and better microscope are required. There are three attributes of microscope are of particular importance. These are magnification, resolution and contrast. हम माइक्रोस्कोपी के अंदर जाइए, माइक्रोस्कोपी से पता चल रहा है माइक्रोस्कोप का यूज़ है, तो हम माइक्रोस्कोप पर स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैग्निफिकेशन को, रिजोल्यूशन को, एंड कंट्रास्ट को, उसके प्रोसीजर को, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। मैग्निफिकेशन इज मीन्स ऑफ increasing the apparent size of an object. With a light microscope, a specimen could quite easily be magnified by as much as 10,000 magnification. 10,000 x पे एक स्पेसिमेन मैग्नीफाई हो सकता है माइक्रोस्कोप से। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आईपीस विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, वो सिंपली हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप का आईपीस पावर है, एक उसका ऑब्जेक्टिव लेंसेज का पावर है। हम लोग दो तरीके से माइक्रोस्कोप को, दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, तो उन मैग्निफिकेशन को हम सिंपली उन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इसके मल्टीप्लाइंग हमारे पास हम एक माइक्रोस्कोप से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पावर को और ऑब्जेक्टिव लेंसेज को। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगा। ये देखें, हमारे पास है ये ऑक्यूलर लेंस आईपीस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस। अब फर्स्ट करें, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज 10x के हैं और हम 45x का ये ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे हैं। आईपीस लेंस, ऑक्यूलर लेंस हमारे पास 10x के, हम 45 का इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम 10 को 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 450। तो हम इस तरीके से हम किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को मालूम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम कर लें। के मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ आईपीस मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज, सिंपली वी कैन कैलकुलेट द। नंबर 8 पे हमारे पास है माइक्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप
To study cell and its organelles properly, more powerful and better microscopes are required. Three attributes of microscope are of particular importance. These are magnification, resolution and contrast. हमारे पास ये हम देख लेते हैं तीनों क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले मैग्निफिकेशन. Magnification is a means of increasing the apparent size of an object with a light microscope. A specimen could quite easily be magnified by as much as 10,000x. Magnification power of a microscope is calculated by multiplying the power of its eyepiece with its magnifying power of its objective lenses. तो हमारे पास ये क्या होता है कि आईपीस लेंसेज ये हैं, इनकी मैग्नीफाइंग पावर इनके ऊपर मेंशन होती है. यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं डिफरेंट किस्म्स के, जो हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज की पावर को जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस हम चेंज करते हैं, इसी तरीके से उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है. फर्स्ट करने के हमारे पास आई पीस का तो जो एक मैग्नीफिकेशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने कम का किया, ज़्यादा 5x पे किया, 45x पे, तो इसकी मैग्नीफिकेशन कम या ज़्यादा हो जाएगी. जैसे कि यहाँ 10x की मैग्नीफिकेशन की आई पीस है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस 5x का है, एक 45x का है, एक 40x का है. तो इस तरीके से ये मैग्नीफिकेशन अलग अलग मैग्नीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं जो कि इस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकते हैं. Magnification power of a microscope is calculated by multiplying the power of its eyepiece with its magnifying power of its objective. हमें ऑब्जेक्टिव लेंसेज की पावर को मल्टीप्लाई करने, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है. मैग्निफिकेशन एक्चुअली है क्या? हमारे पास है मैग्निफिकेशन सिंपल एक मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला है कि पावर ऑफ आईपीस और मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज. अब फर्स्ट करें, हमारे पास मैग्निफिकेशन हमें मालूम करनी है एक ऑब्जेक्टिव लेंस की. तो हम किस तरीके से हम लिख लेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास है, हमारे पास जो पावर ऑफ आई पीस है वो 10x है. नॉर्मली हमारे पास 10x की मैग्निफिकेशन होती है लैब्स के अंदर. आई पीस की लैब्स के अंदर जो माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर 10x मैग्निफिकेशन होती है और उसको हमने मल्टीप्लाई किया पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज से. हम ऑब्जेक्टिव लेंस कर रहे हैं 40x का यूज़ कर रहे हैं या 10x का ही ऑब्जेक्टिव लेंस है या फिर हमारे पास 45x का ऑब्जेक्टिव लेंस है. तो इस हिसाब से हमारी पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. हमने क्या किया, हम 45x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर उसी कितनी हो गई है, हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन हो गई है 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 450x. सिंपल इस तरीके से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. मैग्निफिकेशन क्या है, इज द इंक्रीजिंग ऑफ अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमें एक ऑब्जेक्ट का बस साइज को इंक्रीज करना है, वो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है.
फिर हमारे पास है व्हेन वी मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ लिमिट इट्स इमेज बिकम ब्लर्ड, लूज इट्स क्लैरिटी। हमारे पास एक इमेज की जितना हम उसको मैग्नीफाइंग करते रहेंगे एक हद से ज़्यादा, तो उसकी इमेज ब्लर होती रहेगी जब तक कि उसके अंदर रिजोल्यूशन ना हो। लूज इट्स क्लैरिटी, दिस क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नॉन एज रिजोल्यूशन। अगर हमारे पास रिजोल्यूशन सही होगी तो चाहे इमेज बिगर भी हो तो उसकी हमें सब कुछ एक एक चीज़ सही नज़र आएगी। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ स्पेसिमेन कैन स्टिल बी सीन बाय ऑब्जर्वर। तो हमें एक एक जो डिस्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस समझ में आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पुअर बेटर रिजोल्यूशन में भी नहीं नज़र आ रहा, पुअर रिजोल्यूशन में, तो ये सेपरेट हुए हैं, ये इसके डिस्टेंस पॉइंट सेपरेट हुआ हुआ है बेस्ट रिजोल्यूशन के अंदर। तो आगे देख लेते हैं। अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप बट देयर रिजोल्यूशन पावर इज लिमिटेड। It is about 500 times better than human eye, which is not enough for viewing some of the smaller subcellular structure. तो ये एक आम जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब्स के अंदर, वो इनाफ नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत कम वेवलेंथ होती है, तो उसके लिए हमें वो इनके सूटेबल होता है स्मॉल सेलुलर ऑर्गेनेल्स के लिए। देन विजिबल लाइट, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स अबाउट 10,000 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई। तो ये 10,000 टाइम बेटर होता है ह्यूमन आई से, तो हमारे पास ये ज़्यादा अच्छा है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स आर स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Contrast refer to the darkness of the background relative to the specimen. Contrast समझे ये एक तरीके की स्टेनिंग है, हम स्टेन कर रहे हैं जो हम अपने स्पेसिमेंट्स को, वो कहलाता है कंट्रास्ट। इन ऑर्डर टू सी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज, हम स्टेनिंग के ज़रिए भी कंट्रास्ट को मोस्टली हम लोग स्टेनिंग के ज़रिए स्टेनिंग के ज़रिए कंट्रास्ट अपना अच्छा बनाते हैं स्पेसिमेन का। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। वो क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड कॉल्ड फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम एन अदर। तो एक पार्ट है सेल का, वो दूसरे से अलग नज़र आए। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उसको हमें उसकी अलग तरीके से उसको देखने में, डिस्टिंग्विश करने में बहुत हमें मसला होगा, इशू होगा। तो इन लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज ऑप्शन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग एंड स्टेनिंग द मटेरियल। हम लोग यूजुअली स्टेनिंग करके कंट्रास्ट को ऑब्टेन करते हैं। सबसे लास्ट है माइक्रोमेट्री। इट इज़ द साइंस रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप। इट रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज अटैच्ड और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। हमारे पास एक माइक्रोमीटर होता है, यहाँ नीचे जो उसकी इमेजेस दी गई हैं, फिगर दी गई है, ये है हमारे पास माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर की इससे हम लोग अपनी माइक्रोमेट्री करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का साइज को हम मेजर करते हैं। There are two types of micrometer, an ocular micrometer and stage micrometer. The ocular micrometer is a disc. हमारे पास ocular micrometer क्या होता है और stage micrometer क्या होता है? हमारे पास जिस तरीके से ये है हमारे पास आईपीस, इसके अंदर हम लोग जिसको फिक्स करते हैं माइक्रोमीटर को, वो ocular माइक्रोमीटर कहलाता है। ये स्टेज है, यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर को रखा जाता है, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो उसको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। नामों से ही हमें ये बात पता चल रही है। तो हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर हम यहाँ देख लेते हैं।
there are two types of micrometer, an ocular micrometer and stage micrometer. The ocular micrometer is a disc made up of glass. हमारे पास ocular micrometer ये रहा, ये डिस्क है made up of a glass. It has 100 equal divisions with no absolute value. हमारे पास इसके अंदर 100 equal divisions होते हैं with no absolute value. It is placed in the eyepiece ऑफ माइक्रोस्कोप. ये आईपीस के अंदर होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया. आई स्टेज माइक्रोमीटर इज़ अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस. स्टेज माइक्रोमीटर एक कैलिब्रेटिंग डिवाइस होता है. हम इसको कैलिब्रेट करते हैं ओक्यूलर माइक्रोमीटर को, जो आईपीस के अंदर होता है. इट इज़ अ ग्लास स्लाइड विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर. हमारे पास जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर होता है, इसके अंदर कोई ये ट्रू स्केल नहीं है. इट इज़ अ ट्रू स्केल. जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो ट्रू स्केल है, और जो एक्यूलर माइक्रोमीटर है वो कांस्टेंट है. इससे हम स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से इसको कैलिब्रेट करते हैं ओक्यूलर माइक्रोमीटर को. क्योंकि जब हम लोग किसी स्पेसिमेन को स्टडी कर रहे हैं, उसका साइज मेजर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टेज माइक्रोमीटर तो रिप्लेस हो जाता है. स्टेज माइक्रोमीटर रिप्लेस हो जाएगा, और आईपीस के अंदर ये वाला जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है यही हमारे पास होता है माइक्रोमेट्री के दौरान. तो सबसे पहले हमें क्या दरकार होता है, सबसे पहले हम स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से आईपीस के ओक्यूलर माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इसके कितने डिवीजन इसके इक्वल होंगे. वो किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ. क्या स्टेज माइक्रोमीटर इज़ अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस. इट इज़ अ ग्लास स्लाइड विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर. ये प्रॉपर स्केल है, ये कांस्टेंट स्केल है. इसके सिर्फ डिवीजन्स हैं, इसके डिवीजन्स की मदद से इसको हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर स्केल है. टू कैलिब्रेट एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज अ सुपर इम्पोज ऑन स्टेज माइक्रोमीटर. हमारे पास जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज से और एक आईपीस के लेंस से हो रहा है, उसको मैग्नीफाई हो रहा है. लेकिन आईपीस का जो हमारे पास स्केल है वो तो सिर्फ आईपीस के ज़रिए मैग्नीफाई हो रहा है. लेकिन ये जो है स्टेज माइक्रोमीटर ये रिप्लेस हो जाता है. तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पहले ओक्यूलर माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं. किस तरीके से कि देखें यहाँ पर 0.1 है, ये मिलीमीटर. इसके अंदर तो 100 डिवीजन्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये 10 डिवीजन्स की मदद से ये डिवाइड हुआ हुआ है. लेकिन यहाँ पर जो है 0.0, 0.1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 0.1 मिलीमीटर, 0.2 है, यहाँ 0.2 मिलीमीटर. इस तरीके से ये मिलीमीटर के हिसाब से ये प्रॉपर रूलर है, ये डिवाइड हुआ हुआ है. तो ये 0.1 मिलीमीटर जो हमारे पास होता है, 0.1 मिलीमीटर हमारे पास बराबर जो है 0. मिलीमीटर है. ये 0.1 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर, यानी इन सब का एक दूसरे से डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर ही है. तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 0.1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है. 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 100 माइक्रोन मीटर के. 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोन मीटर के बराबर है. तो ये जो स्केल है हमारे पास यहाँ किसके साथ ये कैलिब्रेट हो रहा है, 0 से लेकर इसके 8 डिवीजन है. तो यहाँ पर ये 4.5 से 4.5 मिलीमीटर से ये कैलिब्रेट हो रहा है. कितने 80 डिवीजन्स, यहाँ से यहाँ तक 80 डिवीजन्स है, और ये 450 मिलीमीटर से कैलिब्रेट हो रहा है. तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, 80 डिवीजन्स इज इक्वल टू 80 डिवीजन्स
on ocular eyepiece reticule unit is equal to 450 माइक्रोन मीटर। सो हमारे पास ये किसके बराबर होंगे? 1 डिवीजन हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 डिवीजन ऑफ आईपीएस रेटिकुलर यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ हम 450 को डिवाइड कर लेंगे 80 से, डिवाइडेड बाय 80 माइक्रोन, यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोन मीटर। अब 450 को जब हम डिवाइड करेंगे 80 से तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 डिवीजन ऑफ ई आईपीएस रेटिकुलर यूनिट इज इक्वल टू 5.625 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। तो हमारे पास इस तरीके से जो हमने कैलिब्रेट कर लिया, इस स्केल को हमने यहाँ पर कैलिब्रेट कर लिया कि हमारे पास एक डिवीज़न जो यहाँ पर 80 डिवीज़न जो कहें कैलिब्रेट हो रहे थे 450 मिलीमीटर की लेंथ से, तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये इट इज़ अ 100 माइक्रोमीटर, इट इज़ अ एन ये किसके बराबर है हमारे पास? 100 माइक्रोन मीटर के, ये भी 100 माइक्रोन मीटर के, इट इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। तो हमारे पास ये 100 माइक्रोन मीटर के बराबर है, ये भी 100 माइक्रोन मीटर। तो इस तरीके से 450 माइक्रोन के बराबर हो गया। अब जब हमारे पास ये स्टेज माइक्रोमीटर रिप्लेस हो जाएगा, फर्ज करें कि हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, हमने इस स्टेज माइक्रोमीटर से एक ऑर्गेनिजम्स को, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी किया 2 मिलीमीटर का, यहाँ पर 20 डिवीजन पे आ रहा था। हम डिवीजन से आईपीएस के डिवीजन की मदद से अब करेंगे। एक मदफाज का हम पेमीशियम को कर रहे थे, तो वो कितना हो गया? 2 मिलीमीटर को अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5.6 से। अब 2 मिलीमीटर को हमने किससे कर दिया मल्टीप्लाई? 5.625 से। तो जो आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर वो हमारे पास उसकी लेंथ हो जाएगी आईपीएस रेटिकुलर, वो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म की असल लेंथ हो जाएगी। आपके अंदर टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है माइक्रोमेट्री। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द साइंस related to measurement of dimensions and size of an object observing under microscope। इसके अंदर मेजरमेंट करनी होती है एक ऑब्जेक्ट के साइज़ की। इट रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डिवाइस है ये माइक्रोमीटर है।
हमारे सामने जो इस पिक्चर के अंदर है ये माइक्रोमीटर है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज अटैच्ड और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स। यहाँ पर 2 किस्म के माइक्रोमीटर आप लोगों को दिखाए गए हैं। यहाँ पर भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, अनोक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो आईपीस के अंदर लगाते हम लोग पुट करते हैं वो ओक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। जो स्टेज के अंदर हम लोग पुट करते हैं वो स्टेज माइक्रोमीटर होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी हम लोग स्टेज माइक्रोमीटर को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ आगे पढ़ते हैं। द ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज अ डिस्क मेड अप ऑफ ग्लास। इट हैज़ 100 इक्वल डिवीजन विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। हमारे पास इसके पास 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। इसके अंदर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, मिलीमीटर, नैनोमीटर, कोई स्केल नहीं होता इसके अंदर। ये डिवीजन्स के ज़रिए हम इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं। फिर ये इससे हम डिवीजन के अंदर मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इट इज़ प्लेस इन द आई पीस ऑफ माइक्रोमीटर ऑफ माइक्रोस्कोप। एक्चुअली ये कॉन्स्टेंट स्केल है। जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है ये कांस्टेंट स्केल है। आई स्टेज माइक्रोमीटर इज अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। इट इज़ अ ग्लास स्लाइड विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर। आप ये प्रॉपर स्केल है हमारे पास। जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये प्रॉपर स्केल है। आई स्टेज माइक्रोमीटर इज अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। इट इज़ अ glass slide with proper scale like ruler to calibrate and estimate the size of a given object. The image of ocular micrometer is superimposed on stage micrometer. दरअसल जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिमेन का साइज को मेजर कर रहे होते हैं तो स्टेज माइक्रोमीटर तो रिप्लेस हो जाता है ना स्पेसिमेन की स्लाइड से। यहाँ पर हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर के वो मेजरमेंट के वक्त नहीं होता। हमारे पास सिर्फ आईपीस ओक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। तो हमारे पास स्पेसिमेन की जगह स्पेसिमेन होता है स्टेज माइक्रोमीटर स्टेज के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले स्पेसिमेन के साइज को मेजर करने से पहले हम इस स्केल को इसके साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर को इसके ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर 0.0 जो स्केल है यहाँ 0.1 0. ये जो प्रॉपर स्केल है ये मिलीमीटर के अंदर हमारे पास कैलिब्रेट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लेंगे 0.1 मिलीमीटर। ये भी हमारे पास ये सब मिलीमीटर की हमारे पास इसके अंदर डिवीज़न हुई हुई है। 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर ये सब मिलीमीटर के अंदर हमारे पास डिवाइड हुआ हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास ये 0.0 से 0.1 मिलीमीटर का फासला है ये हमारे पास इक्वल है ये इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये हमारे पास इट इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। ये 100 माइक्रोन मीटर के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कैलिब्रेट कहाँ से हो रहा है। ये जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है वो कहाँ से कैलिब्रेट हो रहा है। हमारे पास ये जो 100 डिवीजन है इसके अंदर ओक्यूलर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 तक दिखाए गए हैं। यानी 80 डिवीजन्स। ये 1 जो है ये 2 जो है ये 10 के फासले से हैं। ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पहुँचते 80 हो गया। 80 हमारे पास जो कैलिब्रेट हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.45 पे। तो इसकी वर्थ क्या होगी, इट्स द वर्थ
0.45 मिलीमीटर। इसकी विड्थ हमारे पास 0.45 मिलीमीटर है 80 डिवीजन्स की। तो हम इसको यहाँ पर कैलिब्रेट कर लेंगे कि 0.45 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 80 डिवीजन्स। 80 डिवीजन्स ऑफ ईपीजी आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट। ये आईपीस स्केल के ना, आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। बल्कि इसको हम यहाँ कर लेते हैं 80 डिवीजन इज इक्वल टू 450 माइक्रोन मीटर, सॉरी 415 माइक्रोन मीटर। फिर हमारे पास 1 डिवीजन किसके बराबर होगा? 1 डिवीजन ऑन आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 450 को सिंपल हम डिवाइड कर लेंगे 80 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 डिवीजन ऑन आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 450 को 80 से डिवाइड करेंगे 5.62 माइक्रोन मीटर इन लेंथ आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग कोई अपने पास देखें, हमारे पास ये था इट इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। तो 100 माइक्रोन मीटर से यहाँ जहाँ स्केल कैलिब्रेट हो रहा है वो 0.45 मिलीमीटर 80 डिवीजन से कैलिब्रेट हो रहे थे। तो हमने ये इसको स्केल को इस तरीके से कैलिब्रेट कर लिया कि 80 डिवीजन ऑफ आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज वर्थ 450 माइक्रोन मीटर। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 450 अपॉन 80, इसको हमने डिवाइड करके ले लिया 5.62 माइक्रोन मीटर। तो अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, अब हमारे पास समझे स्टेज माइक्रोमीटर यहाँ से रिप्लेस हो गया। हमें कोई स्लाइड मेजर करनी है तो हमने यहाँ से लिया हमने यहाँ पर एक स्लाइड को मेजर किया, किसी भी फर्स्ट करें पैरामीशियम की स्लाइड है, इसको मेजर किया 11 डिवीजन्स थे इसके। तो हमारे पास ये 11 डिवीजन्स पे आया। तो हम इसको किस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम कर लेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितना हो जाएगा 5.62 इज मल्टीप्लाई बाय 5.62 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। यहाँ पर चलेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 61
0.6 माइक्रोन मीटर। तो हमारे पास ये साइज आ गया। हमने क्या करा कि एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, फर्स्ट करें पैरामीशियम ले लिया, उसको हमने फर्स्ट करें हमने पैरामीशियम ले लिया, वो हमारे पास आ रहा था 11 डिविजन्स पे। ये मैंने ऐसी एक इमेजिनरी यहाँ पर वो बना दी है पैरामीशियम की इमेज। फर्स्ट करें कोई हमने ऑर्गेनिज्म मेजर किया, उसकी साइज 11 डिविजन्स पे हमने कर लिया। हमने एक डिवीजन को किसके बराबर मेजर किया है? हमारे पास एक डिवीजन है 5.62 माइक्रोन मीटर के, तो 11 डिवीजन्स किसके बराबर होंगे? 11 डिवीजन्स को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म 5.62, हमारे पास 1 डिवीजन है, एक डिवीजन हमारे पास 5.62 माइक्रोन मीटर है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करा तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गया 61.6 माइक्रोन मीटर। तो अगर इस तरीके से जैसा हम और इससे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो 20, 18, 19 डिवीजन्स का, तो उसको 5.62 से मल्टीप्लाई कराते रहेंगे तो हमारे पास माइक्रोन मीटर के अंदर लेंथ आती रहेगी। आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। Micrometer is also called micron. So the unit of micrometer is micron for length 0.001 millimeter. तो हमारे पास ये 0.001 मिलीमीटर जो है ये 1 माइक्रोन मीटर इसकी वर्थ होती है। यहाँ पर इसकी वर्थ होगी यहाँ पर 1 माइक्रोन मीटर के बराबर है ये 1 माइक्रोन मीटर। ये जो मिलीमीटर और अबाउट 0.00039 इंचेस, ये भी 1 माइक्रोन मीटर की वर्थ है इसकी भी। हमारे पास क्या कहना है? माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। सो द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज माइक्रोन फॉर लेंथ। स्केल तो मिलीमीटर का होता है, लेकिन हम माइक्रोमीटर के अंदर इसकी मेजरमेंट करते हैं। हमारे पास ये जो रेगुलर है स्टेज है, इसका ये मिलीमीटर का स्केल है। हम इसको जब कैलिब्रेट करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोन मीटर के बराबर है, 0.001 मिलीमीटर 1 माइक्रोन मीटर के बराबर है। तो हम माइक्रोमीटर के अंदर इसकी मेजरमेंट करते हैं। It is symbolized by माइक्रोमीटर। तो हमारे पास ये टोटल माइक्रोमीटर का जो है इस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं माइक्रोमीटर्स को। स्टेज माइक्रोमीटर ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हम रिप्लेस करते थे। यहाँ पर स्पेसिमेन की स्लाइड होती है स्टेज के ऊपर, तो हम इस डिवीजन्स की मदद से उसके साइज़ को मेजर करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज़ को, तो ये रिप्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ से स्टेज माइक्रोमीटर से ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती है, ओक्यूलर माइक्रोमीटर, ओक्यूलर लेंसेज, ओक्यूलर माइक्रोमीटर यहाँ पर प्लेस होता है, और स्टेज माइक्रोमीटर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर स्टेज है, स्टेज के ऊपर यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर प्लेस होता है। आईपीस के अंदर ओक्यूलर माइक्रोमीटर प्लेस होता है। तो हम ओक्यूलर माइक्रोमीटर तो कांस्टेंट होता है, वो लगा रहता है। स्टेज माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करके हटा देते हैं, फिर स्पेसिमेन की स्लाइड को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। तो इस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं। इस तरीके से इसकी कैलिब्रेशन होगी। जो गिवन स्केल है हम इसको इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे अपने ऑर्गेनिज्म को और ड्यूरिंग लैब आपके पास जो स्केल हो आप उसकी मदद से इसी तरीके से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको आप ले सकते हैं कि किस तरीके से कैलिब्रेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। आपके पास स्केल में जहाँ पर भी कैलिब्रेट करें डिवीजन्स, आप उसके हिसाब से ले लें। यहाँ पर हमारे पास
80 डिवीजन 0.45 मिलीमीटर पे कैलिब्रेट कर रहे थे हमने, इस हिसाब से ले लिया। तो 0.45 मिलीमीटर हमारे पास जो हैं वो हमने माइक्रोन मीटर के अंदर लिए हैं, क्योंकि 450 माइक्रोन के अंदर लिए हैं। 450 माइक्रोन 0.45 मिलीमीटर हमारे पास 450 माइक्रोन के इक्वल है। इट इज इक्वल टू 450 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास ये हमें ज़ाहिर है मेजरमेंट उसके अंदर करनी है माइक्रोमीटर के अंदर, तो हम मिलीमीटर को माइक्रोमीटर स्केल में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोमीटर के, तो 0.45 मिलीमीटर हमारे पास होगा 450 माइक्रोमीटर के अंदर। इस हिसाब से हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। तो इस तरीके से ये स्केल कैलिब्रेट हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप लेकर लैब के अंदर आपकी जो आपको जिस तरीके से कैलिब्रेट करना हो इस तरीके से कैलिब्रेट कर लीजिएगा इस स्केल को। और ये है जब बाकी सब हमने पढ़ने के बाद एट दी एंड सेल के साइज़ को और सेल ऑर्गेनेलीज के साइज़ को इन स्केल्स की मदद से मेजरमेंट करनी होती है उनके साइज़ की। अब हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।